नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अब से पूरे एक महीने तक, यानी कि 7 फरवरी से 7 मार्च तक हम अपना कार्यक्रम स्टूडियो से निकाल करके जनता के बीच, लोगों के बीच चुनावी रणभूमि उत्तर प्रदेश से लेकर के आएंगे। ये आज से ये सिलसिला शुरू होगा, जिसमें हम अलग अलग जगहों में जाकर वहां पर लोगों से बात कर मुद्दों पर बात करके आप तक शो लेकर के आएंगे। लेकिन इससे पहले आइए, लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वो एक बयान दे रहे हैं, सुनते हैं उसे। एवं भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन के बारे में सूचित कर रहा हूं। देश और दुनिया भर में सिरों की मलिका के रूप में प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी का देवासन दिनांक 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की अवस्था में हुआ। स्वर कोकिला के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए। उनकी विलक्षण प्रतिभा को उनके जीवन पर्यंत विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लता जी द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2000 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। फिल्म जगत से जुड़े अनेक पुरस्कारों के अतिरिक्त वर्ष 1969 में उन्हें पद्म भूषण, वर्ष 1989 में दादा साहब फाल्के का सम्मान, वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही फ्रांस ने वर्ष 2009 में उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। नवंबर 1999 से नवंबर 2005 तक उन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान की। भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती के अवसर पर संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में उनका गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम सभी की स्मृति में पटल पर सदा के लिए अंकित है। सेवा भाव भी लता जी ने लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की। इस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवाएं प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में अपनी ओर से तथा सभा की ओर से दिवंगत पुण्यात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोक संतप्त परिवार, परिजनों और उनके प्रशंसकों के प्रति भी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे 2 पूर्व साथियों के दुखद निधन के बारे में भी सूचित करना है। श्री गजानन डी बाबर महाराष्ट्र के मावल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे शहरी विकास संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पहले श्री बाबर 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री गजानन डी बाबर जी का निधन 78 वर्ष की आयु में 2 फरवरी 2022 को पुणे में हुआ। श्री सी जंगा रेड्डी जी अविभाजित आंध्र प्रदेश के अनमकोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे सभा पटल पर रखे गए। तो ये थे लोकसभा के स्पीकर, जो कि लता मंगेशकर जी के निधन के बाद अपना एक संदेश दे रहे थे लोकसभा में। आइए अब जो हमारी चुनावी कवरेज है उस पर वापस लौटते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि अब से कार्यक्रम सड़क से होगा, स्टूडियो यही सड़क होगी और जहां जहां हम जाएंगे वहां से आप तक कार्यक्रम लेकर के आएंगे। तो आज पहला पड़ाव है नोएडा और ग्रेटर नोएडा, क्योंकि यहाँ पर भी चुनाव हो रहा है और यहाँ के मुद्दे भी अलग हैं। लेकिन जो ये इलाका है जो प्रथम चरण में जा रहा है चुनाव में, वो है
पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014, 17, 19 में एक माहौल बना और कहा यह गया कि लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम हो गई, जिसका राजनीतिक रूप से फायदा भी पहुंचा। राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, वो लगातार एक चीज बार बार बोले चले जा रहे हैं कि ये पुराने मॉडल की गाड़ी हो गई है, ये चलेगी नहीं अब की बार। हमने देखा है कि कोशिश भी की जा रही है इस मॉडल पर बात करने की, लेकिन टिकैत का आज इसी सिलसिले में एक और बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पिच पे क्यों खेल रहे हैं, लोग खेलने की जरूरत क्या है। तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं आज अपने कार्यक्रम में, वो सवाल है ये, इस बार पश्चिम की पिच पर क्या होगा। टिकैत बोले हिंदू, मुसलमान, जिन्ना की ये पिच नहीं है। अगर पिच बदली है तो क्या राजनीतिक नतीजा भी बदलेगा, ये सवाल है जो हम पूछ रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि राकेश टिकैत ने बोला क्या। एक महीने से तो एक बिरादरी को टारगेट कर रखा है। क्या इस देश में एक ही बिरादरी है चुनाव में? क्या उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? मुख्यमंत्री हो या इनके बड़े बड़े लीडर हो, वे सब आ रहे हैं और यमुना के खद्दर से शुरू करते हैं और मुजफ्फरनगर पर जाकर वहीं घूम रहे हैं, क्योंकि एक फील्ड वहां पे ही उनको मिला, एक स्टेडियम है वहां पे, उसी में एक मैच कराना चाहते हैं। हमने कहा भाई वो मैच अब की बार मुजफ्फरनगर की धरती पर तो होगा नहीं। ये 2.5 महीने का जो प्रोसेसिंग इनकी आई है कि हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना क्या आप वहां पे खेल लोगे, वो मैच उस मुजफ्फरनगर और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर तो कहीं पे भी आपका स्टार्ट हो नहीं रहा। तो हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना ये मैच जो है ये मुजफ्फरनगर की धरती पर नहीं होगा। तो क्या इस बयान का राजनीतिक मायना भी होगा, क्योंकि इसका राजनीतिक लाभ किसको मिला था ये हम सब जानते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शांत प्रकाश जाटव, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विजय राठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शैलेंद्र दुबे भाजपा समर्थक हैं, सुरेंद्र शर्मा मीडिया प्रभारी हैं आरएलडी के, और किसान नेता दुष्यंत नागर हमारे साथ यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नागर साहब, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। टिकैत जी का बयान आपने देखा, लगातार एक बयान उनकी तरफ से आ रहा है कि हिंदू मुसलमान वाली बात अब की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं जमीनी हकीकत क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, हिंदू मुस्लिम हुआ था या नहीं हुआ था, और उसका चुनावी फायदा हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, ये तो एक सच्चाई है, तो कोई बदल नहीं सकता। पिछले चुनाव में इन सब चीजों का प्रभाव था, लेकिन संकेत जी पिछले 1.5-2 साल के अगर आप पूरे कालखंड को देखेंगे तो उसमें किसानों की समस्या को लेके लोग सड़कों पर रहे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख जातियां हैं, जाट और गुर्जर। दोनों की खेती किसानी की जो समस्याएं हैं वो एक जैसी हैं। और मुजफ्फरनगर में, कैराना में, शामली में जो मुस्लिम हैं वो गुर्जर मुस्लिम बहुत अधिक हैं। और हिंदू और मुस्लिम दोनों गुर्जर जो हैं वो लगभग, वो धर्म का उनके अंदर भेद नहीं है गुर्जर जाति में। ये एक प्रमुख बात है, प्रमुख विशेषता है। उधर हमारे जाट भाई और गुर्जर भाइयों की जो खेती किसानी की समस्याएं, जो उनके मुद्दे हैं, चाहे वो ओबीसी में नौकरियों का मामला हो या नई जॉब के अवसर नहीं मिले, ओबीसी आरक्षण को सही से लागू नहीं किया जा रहा, या खेती किसानी से जुड़े मुद्दे जो हैं, तो दोनों सामाजिक रूप से बहुत नजदीक हैं, बहुत करीब हैं। तो इसलिए अब की बार शायद वो पोलराइजेशन पहले जैसा नहीं हो रहा है। लेकिन प्रयास हो रहा है आपकी तरफ? प्रयास तो, आपको क्या लगता है? प्रयास तो कुछ एक दल के लोग हैं वो तो डेली करते हैं। तो शांत प्रकाश जाटव जी, ये जिस दल के बारे में बात हो रही है वो दल है भारतीय जनता पार्टी की। जिन्ना का जिक्र और हिंदू मुसलमान का जिक्र एक पार्टी बार बार करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है इतिहास में चुनावी लाभ हुआ हो, लेकिन राकेश टिकैत और यहाँ पर दुष्यंत नागर जी का भी कहना है कि अब की इस मैच की पिच पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बनेगी। इसके क्या राजनीतिक मायने होंगे? धर्म की और जाति की राजनीति करने वाले ये सभी समूह जो इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, ये धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। इन्हें किसान की सुख सुविधा से भी कोई मोह नहीं है। जैसे अभी नागर जी बोल रहे हैं ना कि किसान का विषय,
तो इन्हें किसान के सुख सुविधा से कोई मोह नहीं है। इनफैक्ट क्या है, किसान जब तक बदहाल रहेगा इनकी राजनीति चलती रहेगी। और यही कारण है कि जो 3 कानून आए उन कानून को वापस करने में सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका इन लोगों ने निभाई। और आज जो विरोध कर रहे थे वही लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर के खड़े हुए हैं। जो किसान 10 करोड़ से ज्यादा वो वंचित हो गया उन 3 कानूनों के लाभ से, वो इनसे नहीं जाटव जी, ऐसा है तो फिर अगर वो कानून, देखिए ये कानून की बात आप पहले भी कर चुके हैं। आपने ये बोला कि ये 3 कानून जो हैं उनसे लोगों ने किसानों को लाभ नहीं पहुंचाने दिया और उसके बाद ये किसानों के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन वो 3 कानून वापस तो आपने लिए हैं ना। आंदोलन तो चलता रहता, आप ना लेते, अगर इतना फायदे का होता तो आप ना लेते वो कानून वापस। नहीं, इन्होंने जो हालात पैदा कर दिए, जो गुंडाई पैदा कर दी, क्या हालात पैदा कर दी? दिल्ली को, पूरे सड़कों को इन्होंने जिस तरीके से बदहाल कर दिया, उस सूरत में वो 3 कानून वापस लिए गए हैं। किसी भी सूरत में विजय राठी जी की खुद की इच्छा नहीं, विजय राठी जी, जाटव जी ने विजय राठी जी, जाटव जी ने अभी बहुत ही चतुराई से, क्योंकि मुद्दा जो था वो हम लोग ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक प्रयास किया जा रहा है या इसका जिक्र किया जा रहा है राकेश टिकैत द्वारा कि हिंदू मुसलमान की तरफ राजनीति ले जाने की कोशिश हो रही है। जाटव साहब का ये कहना है कि किसान के पक्ष में जो लोग खड़े हैं बोलने के लिए वो दरअसल किसान विरोधी हैं। पक्ष में होते तो 3 कानूनों को वापस लेने की बात ना करते। राठी जी। संकेत भाई, ऐसा है, मैं जिस जगह अभी बैठा हूँ आप देख सकते हैं, जहां मेरी गाड़ी रुकी हुई है पीछे गन्ने के खेत है। मैं खुद भी गन्ना किसान ही हूँ। मैं मेरठ की सरदना विधानसभा में हूँ। मैं आपसे बता दूं, सरदना हो, खतौली हो, गढ़ हो, हापुड़ हो या बराबर में सिवाल खास हो या छपरोली हो, ये पूरी गन्ना बेल्ट का क्षेत्र है। कमरे में बैठ करके बात करते हैं, यहाँ से इनके प्रत्याशी को भगाया जा रहा है और वो किसान ही भगा रहे हैं। कोई विपक्ष के एजेंट नहीं है, कोई विपक्षी पार्टी नहीं है, उन्हें घुसने नहीं दे रही। घुसने इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि जो इन्होंने बोया था 1 साल जब आंदोलन चला किसानों का, उन्होंने खूब कोशिश की समझाने की, लेकिन उस टाइम तो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया। आज उनसे वोट मांगने जा रहे हैं, बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई। पूरा 1 साल क्या दर्द दिया था इन्होंने किसानों को, ये भूल गए। आज मैं कहता हूं अगर इन्होंने मेरा सवाल आपसे दूसरा है। देखिए, ये आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लगा है कि अगर वहां हिंदू मुसलमान हो रहा है तो जिन्ना का जिक्र सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता ने ही किया। इमरान मसूद, जिन पर मामले दर्ज हैं, मुकदमे दर्ज हैं, उनको टिकट देने का काम भी समाजवादी पार्टी ने ही किया। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से हो रहा है। एक आरोप आपके ऊपर भी लगा है मैं जवाब कि आपने भी वो चाल चलने की कोशिश की। जो आदरणीय चौधरी चरण सिंह की विरासत थी, जिसमें सामाजिक समरसता थी, सामाजिक समीकरण की, एक मुस्लिम की, जब तक वो बनी रही तब तक भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं कर। और जब से वो 2013 में टूटा, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व, तो इनकी पूरी कोशिश है कि पश्चिम में ये समीकरण ना बन जाए, कहीं हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित ना हो जाए। इसीलिए इनका बार बार ये प्रयास है और ये कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बार बार शैलेंद्र दुबे जी, आप इस आरोप का जवाब किस तरीके से देंगे? दुबे जी, देखिए, संकेत जी का ये कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बीजेपी को। देखिए संकेत जी, ऐसा है कि जब हम कोई भी विमर्श करते हैं तो 2 तरीके होते हैं। आप पैनल पे मान लीजिए 4 लोग बैठे हुए हैं, इसमें से हर व्यक्ति ये क्लेम करे कि नहीं, मैं धर्मनिरपेक्ष ज्यादा हूं तुलनात्मक दूसरों के। तो कहने के लिए तो कोई भी व्यक्ति इस बात का सहारा ले सकता है, लेकिन उसका निर्धारण किस तरह होगा? उसके क्रियान्वयन से होगा। तो मैं अगर बात करूं पूरा समावेशी तरीके से, तो ये जो मौजूदा सरकार है उसने एक नैरेटिव दिया, सबका साथ सबका विकास। क्या इस तरह का नैरेटिव विपक्ष के किसी भी सरकार के द्वारा देश में दिया गया है क्या? मैं क्रियान्वयन की बात कर रहा हूं, नहीं। दूसरी बात, अभी इस देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप चुप रहिए। जो आप एक करके आऊंगा मैं आपके पास। जी प्लीज। इस चुनाव की जो आपने अभी संदर्भित किया कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सबसे पहले जिन्ना को जो उल्लेखित किया गया, जो शुरुआत किसने की? और इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव, उसमें सबसे पहले सहारनपुर में जब भाषण देती है बहन मायावती, वो कहती है आप लोगों का वोट नहीं बंटना चाहिए।
तो इस तरह की शुरुआत कौन कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा हिंदू या मुस्लिम को लेकर किसी भी तरह का संदर्भ लाया गया क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। और दूसरा ये बात करते हैं नहीं, लेकिन एक सेकंड, शैलेंद्र दुबे जी, आप ये कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता द्वारा कुछ भी जाति विशेष या धर्म विशेष बोला गया है या नहीं? दुष्यंत नागर जी, आप इस बात का किस तरीके से जवाब देंगे? बीजेपी समर्थक और बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि ये जाति धर्म की बात तो विपक्ष कर रहा है, आप ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हैं जिन पे आपराधिक मामले हैं। आपने इसका जिन्ना का जिक्र किया और बीजेपी के नेताओं ने ये चीज़ नहीं की है, तो कौन इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं कर रही, नौकरियों की बात नहीं कर रही, आगे के लिए लोगों को कोई रोड मैप अभी देने में, कोई विजन देने में नाकामयाब है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार कॉम्युनल मुद्दों को लेके आ रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष को एक विलेन बना के टारगेट किया जा रहा है, जबकि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड देखिए, वो लंदन से पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल मुकदमे हैं, उन्होंने कोई हत्या का मुकदमा नहीं है उनके पास, कोई उन्होंने 420 नहीं की है, वो उत्तर प्रदेश के एक अच्छे नागरिक हैं। आप इमरान मसूद की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नाहिद हसन की बात कर रहा हूँ। नाहिद हसन, हाँ। तो उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनको अरेस्ट भी किया गया, उनको जेल भी भेजा गया। नाहिद हसन, आपको मालूम है ना कि उनका एक क्लिप भी आई थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि हिंदुओं की दुकान से सामान मत लो। मुझे नहीं लगता वो इस चुनाव के दौरान की कोई क्लिप है, कोई पुरानी है, कब की है, कैसी है, क्या है, उसके ऊपर आज चर्चा नहीं हो सकती। वर्तमान समय में उनकी पार्टी का मुद्दा क्या है? वो 300 यूनिट बिजली फ्री देना चाहते हैं, वो लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, वो भाईचारे की बात कर रहे हैं। आज देखना है हमें, अतीत में जाएंगे तो हर एक किसी का अगर अतीत का पन्ना खोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का इतिहास निकल सकता है। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए भाई संकेत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 13 महीने किसान आंदोलन करता रहा और कारपोरेट की मदद करने के लिए इस सरकार जो है कृषि कानून लाई थी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने वापस किया। जो वायदे इन्होंने उस समय 9 दिसंबर को किए थे किसानों से, वो वादे आज किसानों के पूरे नहीं हुए। ये पहला वादा था कि वो एमएसपी पे वो गारंटी देंगे, उसके लिए वो कमेटी बनाएंगे। आज 2 महीने बीते बाद कमेटी नहीं बनी है। उसका कहना यह भी है इसमें कि देखिए 2 महीने के बाद भी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से हम परमिशन लेंगे। अब आज ये मुद्दा जिन्ना या हिंदू मुस्लिम का नहीं है, आज आवश्यकता इस बात की है कि किसान क्या चाहता है। आज विकास की बात करनी चाहिए हमें। आज हमें जो है ये सब कहना चाहिए कि भाई हमने रोजगार ये दिए हैं, अब आज बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, जो मुद्दे मेन है ये है। और आज स्थिति यह है कि बीजेपी, चूंकि उनके चेहरे, उनकी भाषा से यह साबित हो रहा है कि वो बिल्कुल इस समय परेशानी में है, तो वो बार बार इसी मुद्दे पे इसी पिच पे खेलना चाहते हैं। जब ये पुराने इंजन की गाड़ी लाते हैं तो इस पर जनता जो है पानी डालती है। ये ऐसा नहीं है, जनता से पानी डालती है। पुराने इंजन की गाड़ी। जाटव जी, तरह तरह की बातें जो है वो राजनेता और जो किसान हैं वो कर रहे हैं। इसकी तुलना पुराने मॉडल की गाड़ी से की गई। हिंदू मुसलमान, ये कहा गया कि इस पिच पे मत खेलो, खूब सारी बातें हो रही हैं। हर बात का संदर्भ एक ही है कि ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जाटव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये एक सेकंड, मैं जाटव जी से पूछना चाहता हूं। जाटव जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, ये जो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा एक बहुत बड़ा बन जाएगा? इनफैक्ट क्या है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल और क्या नाम है, समाजवादी पार्टी, बेसिकली क्या ये जुगाड़ी गठबंधन है साहब। ये समाजवादी पार्टी पिछले 3 चुनावों में गठबंधन का एक जुगाड़ करते आ रहे हैं। एसपी और आरएलडी जुगाड़ी गठबंधन। अच्छा, जुगाड़ी गठबंधन है साहब, जुगाड़ का गठबंधन है। हाँ। और ये जो जुगाड़ी गठबंधन जो है इस वक्त में जो काम कर रहा है, ये किसी भी तरीके से ये पेच लगाना चाह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम हो जाए, मुसलमान हमारे साथ आ जाए, हिंदू हमसे टूट ना जाए, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल है इनके साथ में। आपने देखा ना कि किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश तो यही आरोप, एक सेकंड, यही आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है। इन्होंने टिकट काट करके हिंदू को नहीं, यही आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है, कहीं जाट छिटक ना जाए, जाट जो बीजेपी के साथ था। देखिए
वो आरएलडी के पास में चला जाए। हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 80% जाट हमारे साथ है और वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये के फिगर पक्ष में कहां है। से आया? ये 80 बनाम 20 की बहुत बात होती है, ये 80% जाट आपके साथ है, ये इसका अंदाजा आपने कैसे लगाया? वही 20% लोग हैं जो सिस्टम की चाल से अलग चल रहे हैं। ये 20% वो लोग हैं और जो 80% सिस्टम के साथ चल रहे हैं। हाँ। ये जाट जो है राठी जी का जवाब 80% के हैं। राठी जी और सुरेंद्र शर्मा एक एक करके आपका जवाब। 80% बीजेपी कहती है 80% जाट जो है वो उनके साथ। ये मैं बता दूं इनको, देखिए किसानों की चौधराहट है और किस्मत से मैं भी जाटी हूँ। यही सबसे बड़ी कम्युनिटी यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिसने इनके बीजेपी के फिल्टर फाड़ दिए संकेत जी। और मैं बता दूं इनकी हिम्मत नहीं है इस क्षेत्र में घुसने की। और रही बात ये, अभी इन्होंने बात किया सबके साथ सबका विकास, नौजवानों पे लाठियां, किसानों पे लाठियां, महिलाओं पे लाठियां। नहीं, क्षेत्र में घुसने की क्या बात है? आज प्रधानमंत्री जाना चाहते थे, मौसम खराब हो गया। देखिए अभी घर घुसने की बात, उनका ये कहना है कि वो जाना चाहते थे, मौसम खराब हो गया। हाँ, नहीं मैं बता दूं आपको, इन्होंने अभी बात की थी कि भाषा की, बीजेपी के समर्थक बोल रहे थे, हमने कोई बात नहीं। 80-20 आपने देखा किस संदर्भ में था, और गर्मी निकाल दूंगा ये आपने देखा। मैं बोल रहा हूँ किसानों ने अभी इनके बॉस की गर्मी निकाली है 6 महीने पहले दिल्ली में, और योगी जी की गर्मी अभी पश्चिम में निकाल देंगे 10 मार्च में। और गर्मी ऐसी निकालेंगे कि कभी लगेगी नहीं जिंदगी में ठंड, याद रखना इस बात का। दोनों को बोल रहा हूँ इस पे, नेशनल टीवी पे। हाँ, नहीं वो ये देखिए धमकी देने वाला जैसा माहौल ना बने और ना इस बारे में बात हो। जाटव जी ठीक है, नहीं जो भाषा वो बोल रहे हैं इसीलिए मैंने बोला धमकी एक दूसरे को धमकी देना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया जाटव जी, सवाल ये है नहीं बोलते हैं। ठंडी में गर्मी का एहसास और गर्मी में ठंडी, ये सारी बातें कहाँ से शुरू हुई? राठी जी बोलना हमें बहुत ठंड लगा देने वाली बातें कहाँ से शुरू हुई? राठी जी हमें बहुत अच्छा जाटव जी का जवाब। मैं अपने मुख्यमंत्री का अनुसरण कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री की भाषा बोल रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री की भाषा। राठी जी हमें बहुत अच्छी तरह बोलना आता है, और गांव में रोकना कैसा होता है वो हम भी जानते हैं। हम भी आप लोगों को रोक सकते हैं, मगर हम वातावरण सौहार्द का रखते हैं। हम लोग जो है उपद्रव में बिलीव नहीं करते। हम लोग देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो दो भाग में यहाँ पर वोटिंग हो रही है। एक है 10 फरवरी को, एक है 14 फरवरी को। अब हमने वैलेंटाइंस डे के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसको गले लगाएगा और किसको नहीं लगाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। एक सेकंड बीच में नागर जी, मैं आपके यहाँ स्टूडियो में जो बातचीत हो रही है, स्टूडियो की बातचीत एकदम इस दिशा में हो रही है कि कौन ज्यादा कम्युनलाइज और पोलराइज कर रहा है, सपा कर रही है या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जहन में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के या लोगों के कि अब की जो भी पार्टी पोलराइज करने की कोशिश कर रही है उसके साथ नहीं जाना? बिल्कुल जी। और मैं एक और चीज आपके उस पर रखना चाहता हूँ। बीजेपी का आज पंजाब का चुनावी घोषणा पत्र आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन 300 यूनिट बिजली फ्री देगा, कर्जों का, किसानों का जो कर्ज है उसको माफ करेगा और 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देगा। पंजाब में लेकिन यहाँ ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है। ये सिर्फ डिपेंड बंटवारे के ऊपर है, चाहे वो जातीय आधार पे हो या धार्मिक आधार पे, जो इनके लिए एक सस्ता सौदा है जिससे आराम से वोट बटोरी जा सकती है। लेकिन लोगों के दैन्य जीवन में मुश्किलें हैं, किसान युवा दोनों परेशान हैं। मुझे नहीं लगता अब की बार बंटवारे की राजनीति सफल हो पाएगी। लोग अपने भविष्य की योजनाओं को जो पूरी करेगा, जिसके अंदर दिखेगा भरोसा, उसको। बड़ी पार्टी है, उसके पास खूब प्रबल अनुभव है, पैसा है, लेकिन देखिए ना मसल पावर है। बिल्कुल मौसम खराब हो जाता है। बड़ी पार्टी का भी आज मौसम खराब हो गया बिजनौर अरे वो तो मौसम खराब हुआ, रैली में नहीं जा पाया। तो वो देखिए ना मौसम क्यों खराब हुआ, जनता का समर्थन नहीं है तभी तो मौसम खराब है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का। ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको फिर से राकेश टिकैत का वो बयान सुनाएंगे जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि अब की ये मैच इस पिच पर नहीं चलेगा। एक महीने से तो एक बिरादरी को टारगेट कर रखा है। क्या इस देश में एक ही बिरादरी है चुनाव में?
क्या उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? मुख्यमंत्री हो या इनके बड़े बड़े लीडर हो, वे सब आ रहे हैं और यमुना के खतर से शुरू करते हैं और मुजफ्फरनगर को जाकर वहीं घूम रहे हैं, क्योंकि एक फील्ड वहां पे उनको मिला, एक स्टेडियम है वहां पे, उसी में एक मैच कराना चाहते हैं। हमने कहा भाई वो मैच अब की बार मुजफ्फरनगर की धरती पर तो होगा नहीं। ये 2.5 महीने का जो प्रोसेसिंग इनकी आई है कि हिंदू मुस्लिम जिन्ना क्या आप वहां पे खेल लोगे, वो मैच उस मुजफ्फरनगर और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर तो कहीं पे भी आपका स्टार्ट हो नहीं रहा। एक बार फिर से आपका स्वागत है सवाल इंडिया का में। अब जब से पल्लवी पटेल जो कि अपना दल के जो कि एक घटक दल हैं, सहयोगी हैं अखिलेश यादव की, उनकी उम्मीदवारी आई सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, तब से अटकलें लग रही थी कि ये अपना दल में और सपा का गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा। एक असमंजस सी स्थिति थी, पता नहीं था, बहुत टाइम से ये हो रहा था कि आज टूटा नहीं टूटा, फिर एकता की बात भी की गई। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने पल्लवी पटेल जी से बात की। आइए सुनते हैं बातचीत। उत्तर प्रदेश की सियासत हर रोज करवट लेती है और आज तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि अपना दल कमेरावादी जो कि कृष्णा पटेल जी का है, वहां से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट सकता है या टूट गया है। पल्लवी पटेल जी को टिकट दिया था केशव मौर्य के सामने सिराथू से, लेकिन हम सब पर विराम लग गया। हमारे साथ खुद पल्लवी पटेल ने बात करने के लिए। मैम, क्या हो गया था, इतनी देर क्यों लग गई? अनाउंसमेंट हुए 4-5 दिन हो गए, इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, ये गठबंधन जो है ये मुद्दों पे आधारित है और ऐसे में जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो हमने ये बेहतर समझा कि उन बातों को हमें क्लियर आउट कर लेना चाहिए, ताकि गठबंधन जो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे चल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए और हम जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता हमको बदलनी है, तो वो हमारा उद्देश्य सार्थक हो सकेगी। आप की सीट है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। केशव मौर्य सिराथू से आपके सामने है, उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, कितनी बड़ी चुनौती देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो हाई प्रोफाइल सीट होने से पहले मेरा घर है। सिराथू जो है जनपद कौशाम्बी मेरी ससुराल है और वहाँ का बच्चा वहाँ का जो मेरा परिवार है जिसने मुझे इस प्रकार सहयोग सम्मान दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग इस बार भी मुद्दों को देखते हुए, मुद्दों को समझते हुए, वर्तमान की परिस्थितियों को भांपते हुए वहाँ पर निर्णय लेंगे। आप कब नामांकन दाखिल करने जा रही हैं अपना? मेरा नामांकन कल 8 फरवरी को होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ माँ खड़ी हो जाती हैं वहाँ पर बच्चे साथ में आई जाते हैं और ऐसे में क्योंकि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की अर्धांगिनी के रूप में या उनके साथ हर कदम पर डटकर मुकाबला करने वाली हमारी राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी वहाँ पर रहेंगी, तो पूरा समाज एक छत्र उनके नीचे आके वो आशीर्वाद जरूर लेगा और देगा भी। तो हमने बात की पल्लवी पटेल जी से, उन्होंने कहा कि उनकी माँ उनके साथ में है और अनुप्रिया जी के साथ उनकी माँ नहीं है। तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हम देखेंगे सिराथू में। पल्लवी पटेल एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव ने उतारा है, वहाँ कुर्मी है काफ़ी और ऐसा लगा कि बीच में कि बात बिगड़ सकती है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। पल्लवी पटेल जी कल अपना नामांकन सिराथू में केशव मौर्य के सामने दाखिल करने जा रहे हैं। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो चलिए अब दूसरी चुनावी रणभूमि जो है पंजाब, आपको वहाँ लिए चलते हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टीरियल चेहरा हैं भगवंत मान, वो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। 20 फरवरी को वहाँ पर चुनाव है। उन्होंने बात की हमारे सहयोगी शरद शर्मा से, आइए सुनते हैं। मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV पर। बिल्कुल आखिरी फेज में आ गया है इलेक्शन, चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है, सारे कैंडिडेट सेट हो चुके हैं और कांग्रेस ने भी अपना जो है मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो अभी आम आदमी पार्टी को आप कहाँ खड़ा हुआ पा रहे हैं? आम आदमी पार्टी डे बाई डे इम्प्रूव कर रही है। हाँ। लोग जो हैं जो इधर उधर वोट डालने की सोच रहे थे, हाँ। वो भी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने किसी और पार्टी को वोट देकर खराब नहीं करनी, हाँ। हमने तब्दीली करनी है, बदलाव करना है। 70 साल से जो पार्टियां जो 5-5 साल की बारियां उन्होंने बांध कर 5 साल तू 5 साल मैं, अगर तू आ गया
तू मुझे कुछ ना कहना, अगर मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ ना कहूँगा जी। इस चक्रव्यूह से लोग निकलना चाहते हैं। ठीक है, कितनी सीटें आप मान रहे हैं आम आदमी पार्टी इन चुनावों में जीत सकती है, क्या असेसमेंट है? देखो शरद जी, आप हर रोज सर्वे करते रहते हो, जालंधर का, पठानकोट का, पटियाला का, ये मेरे से ज़्यादा आप बता सकते हो कि कौन सी सीट है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि आपको वोट नहीं डालेंगे, तो ये लंबी हल्का है, बादल साहब का गढ़ है, तो इसमें ये हालात हैं। आगे आप जाओगे आज पूरा दिन, जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इकट्ठ भी बढ़ता जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी को, मौजूदा मुख्यमंत्री को ही कांग्रेस ने अपना आने वाले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है, कैसे देखते हैं इनको? चरणजीत चन्नी पिछले कुछ दिन पहले ये बात माने थे कि मैं अपने रिश्तेदारों पर नज़र नहीं रख पाया, जिनके घरों में करोड़ों रुपए मिले ईडी को, तो 4 रिश्तेदारों पर नज़र नहीं रख पाए, पंजाब पर कैसे नज़र रखेंगे? किसानी संघर्ष पंजाब ने लीड किया, कानून पूरे देश के लिए वापस हुए। अब ये जो डेवलपमेंट की राजनीति है, उसका लीडर भी पंजाब बनेगा, और ये उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।